सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है हार्ट फेल्योर। एंड हार्ट फेल्योर के अलावा भी मैंने कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं अपने चैनल पे। एंड अगर आप लोगों ने इस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा, जिसमें मैंने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हाइपरटेंशन एज वेल एज हाइपोटेंशन पे वीडियोज़ ऑलरेडी डाल दिए हैं। सो उसे ज़रूर वॉच करिएगा। एंड अब चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं हार्ट फेल्योर के बारे में। सो हार्ट फेल्योर को हम कार्डियक फेल्योर भी कहते हैं, इसे हम कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी कहते हैं, इसे हम CHF भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी कहते हैं, और इसे हम कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर के भी नाम से जानते हैं, जैसे CCF भी बोलते हैं। सो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर क्यों कहते हैं? कंजेशन का मतलब होता है ब्लड जमा होना। किसी पर्टिकुलर प्लेस पे अगर ब्लड अपनी नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा जमा होने लगता है तो उसे हम कहते हैं कंजेशन। एंड हार्ट में जब ब्लड ज़्यादा जमा होने लगता है तो उसे हम कहते हैं कंजेशन। एंड इस डिज़ीज़ की वजह से हार्ट में कंजेशन देखने को मिलता है, सो इसे हम कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। एंड अब जान लेते हैं इस चीज़ के इंट्रोडक्शन के बारे में कि हार्ट फेल्योर होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हार्ट फेल्योर इज़ अ कंडीशन इन विच हार्ट इज़ अनेबल टू पंप एडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द बॉडी टिश्यूज़। सो हार्ट फेल्योर क्या है? हार्ट फेल्योर तब होता है जब हार्ट प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। जब हमारा जो हार्ट होता है वो प्रॉपर वे में एडिक्वेट ब्लड सप्लाई हमारे बॉडी में नहीं फ्लो करा पाता है, तो उसे हम कहते हैं हार्ट फेल्योर। नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट फेल्योर कैन अफेक्ट राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट और बोथ एट द सेम टाइम, एंड इट कैन बी अक्यूट एंड क्रोनिक। सो हार्ट फेल्योर क्या होता है? हार्ट फेल्योर हमारे राइट साइड ऑफ हार्ट में भी हो सकता है और हमारे लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में भी हो सकता है, और कभी कभी ये दोनों साइड में भी हो सकता है। ओके और ये कंडीशन एक्यूट भी हो सकती है और क्रोनिक भी हो सकती है। एक्यूट मतलब ये कंडीशन सडनली भी डेवलप हो सकती है, या तो ये कंडीशन क्रोनिक मीन्स प्रोग्रेसिव वे में भी डेवलप हो सकती है। ओके सो ये था इसका इंट्रोडक्शन। एंड अब जान लेते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन? लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ हार्ट फेल्योर. So heart failure is a state in which heart cannot provide sufficient cardiac output to satisfy the metabolic needs of the body. So यही है इसका डेफिनेशन। जब हमारा जो हार्ट होता है वो सफिशिएंट कार्डियक आउटपुट नहीं दे पाता है ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर ब्लड सप्लाई टू द बॉडी टिश्यूज़, सो उस कंडीशन की वजह से ये जो बीमारी होती है वो डेवलप होती है। एंड जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी में होते हैं वो मेटाबॉलिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पाते हैं, सो इसे हम कहते हैं हार्ट फेल्योर। एंड अब जान लेते हैं इसके कॉज, इसके एटियोलॉजी के बारे में। सो हार्ट फेल्योर होने के बहुत सारे कॉज हैं। इसमें सबसे मेजर जो कॉज है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा कोरोनरी आर्टरी होता है वही हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई देता है। एंड उसी आर्टरी में अगर कोई डिसऑर्डर हो गया, फॉर एग्जांपल एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? जो हमारा कोरोनरी आर्टरी होता है उसमें अगर प्लाक का डिपोजिशन होने लगता है तो उसे हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। यहाँ पे अगर फैट या तो प्लाक का डिपोजिशन होता है तो उस वजह से जो ब्लड होता है वो प्रॉपर वे में इसमें नहीं फ्लो कर पाता है। एंड अगर ब्लड प्रॉपर वे में फ्लो नहीं कर पाता है तो उस डिज़ीज़ की होने की वजह से हार्ट फेल्योर कंडीशन डेवलप हो। दूसरा है एरिदमिया। अगर हार्ट में इरेगुलर हार्ट बीट होती है तो उस कंडीशन में भी हार्ट फेल्योर डेवलप हो सकता है। सो कार्डियोमायोपैथी भी नेक्स्ट पॉइंट है। कार्डियोमायोपैथी कंडीशन तब डेवलप होती है जब हार्ट में कोई तरह का इन्फेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल पेरिकार्डाइटिस इन द सेंस, या तो मायोकार्डाइटिस होती है तो उस वजह से भी हार्ट फेल्योर होने का खतरा बढ़ जाता है। या तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन MI कंडीशन की वजह से भी हार्ट फेल्योर हो सकता है। या तो हाइपरटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो फिर प्रॉपर ब्लड नहीं फ्लो कर पाता है आर्टरीज और वेन से, तो उस कंडीशन में भी हार्ट फेल्योर हो सकता है। नेक्स्ट है इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा एक तरह का रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें एल्वियोलाई जो होता है उसका डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। एंड अगर एल्वियोलाई में डिस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ से ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है हमारे ब्लड तक, हमारे टिश्यू तक नहीं हो पाती है। एंड अगर बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं प्रॉपर वे में होगी तो हमारे हार्ट को भी नॉर्मल ब्लड में फ्लो नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन की वजह से भी हार्ट फेल्योर हो सकता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। अगर कोई हार्ट में कोई ऐसा इन्फेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस एंड एंडोकार्डाइटिस, अगर तीनों लेयर में कोई इन्फेक्शन डेवलप होता है तो उस कंडीशन की वजह से भी हार्ट फेल्योर डेवलप हो सकता है। या तो डायबिटीज़। डायबिटीज़ से कैसे होता है? डायबिटीज़ में अगर इंसुलिन का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इंसुलिन का लेवल अगर बहुत ज़्यादा बॉडी में ज़्यादा है तो वो हमारे ब्लड वेसल्स को और हार्ट मसल्स को नुकसान पहुँचाती है, एंड जिसकी वजह से हार्ट फेल्योर होने का खतरा बढ़ जाता है। या तो किसी को सीवियर एनीमिया होती है तो उस कंडीशन में भी हार्ट फेल्योर देखने को मिलता है। सो ये थे इसके कॉज। एंड अब हम लोग जान लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। सो टाइप्स में मोस्टली हार्ट फेल्योर दो टाइप्स का होता है। एक होता है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर जो कि मोस्ट कॉमन और मोस्ट डोमिनेंट है, एंड एक होता है राइट साइडेड हार्ट फेल्योर जो कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर की वजह से ही प्रोग्रेस होता है, डेवलप होता है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं
लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेल्योर। सो इस कंडीशन में क्या होता है? सो लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेल्योर इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हार्ट फेल्योर। ये सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म है जिसमें जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है उसकी वजह से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है हमारे बॉडी में, एंड प्रॉपर ब्लड फ्लो ना होने के कारण हार्ट फेल्योर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है राइट साइडेड हार्ट फेल्योर। राइट साइडेड हार्ट फेल्योर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर की वजह से ही होता है, एंड इसमें जो होता है वो राइट वेंट्रिकल जो होता है वो इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो कराता है हमारे बॉडी में। सो अगर राइट वेंट्रिकल प्रॉपर वे में ब्लड फ्लो नहीं कराएगा तो हमारे पूरे बॉडी में भी प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी एंड ये जो कंडीशन है वो डेवलप हो जाएगी। सो ये था इसका टाइप्स, एंड अब जान लेते हैं इस डिजीज़ के साइंस और सिम्टम्स के बारे में कि अगर किसी को हार्ट फेलियर होता है तो उसको बॉडी में कौन कौन से लक्षण जो होंगे वो नज़र आएंगे। सो पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, उसका जो सांस हो गए वो फूलेंगे, अगर वो चलेगा या तो नॉर्मली वॉक करेगा या रन करेगा तो उस कंडीशन में उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, उसे थकान होगी, उसे फैटिग महसूस होगा, उसके एंकल्स, लेग्स और फीट में स्वेलिंग भी देखने को मिल सकती है, या तो उसे इरेगुलर हार्ट बीट या तो बहुत ज़्यादा तेज टैकीकार्डिया कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। उसे जो होगी भूख नहीं लगेगी, उसका जो लॉस ऑफ एपेटाइट भी कंडीशन देखने को मिल सकती है। उसे कंसंट्रेट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी और उसका जो अलर्टनेस पावर होगा, मीन्स कंसंट्रेशन पावर होगा, काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। उसे इंक्रीज नीड टू यूरिनेट एट नाइट। नाइट के समय उसको यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होगा। उसे नॉजिया एंड वॉमिटिंग भी कंडीशन देखने को मिल सकती है। सो ये सारे जो थे वो थे साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ CHF। एंड साइंस सिम्टम्स में आप लोग इसे ज़रूर क्लियर करिएगा कि पेशेंट के अंदर नॉर्मली सारे साइंस एंड सिम्टम्स नहीं नज़र आते हैं। ये डिपेंड करता है अलग अलग पेशेंट पे, किसी में कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं, किसी में कोई और सिम्टम्स नज़र आते हैं, बट ये जो होते हैं वो एवरेज सिम्टम्स होते हैं जो कि इस डिजीज़ में देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे सिम्टम्स किसी भी पेशेंट में सारे सिम्टम्स मिल जाए, अलग अलग पेशेंट में अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सो ये थे इसके साइन सिम्टम्स, एंड अब जान लेते हैं स्टेज ऑफ CHF के बारे में। सो CHFs के मोस्टली 4 स्टेज होते हैं, स्टेज A, स्टेज B, स्टेज C एंड स्टेज D। सो स्टेज A में क्या होता है, जो पर्सन होता है उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है और उसके जो हार्ट का स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मल होता है। स्टेज B में क्या होता है, जो पर्सन होता है उसे स्ट्रक्चरल हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, स्ट्रक्चरल उसके हार्ट के स्ट्रक्चर में कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिलता है जो कि रिलेटेबल होता है हार्ट फेल्योर से। स्टेज C में क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो सिम्टम शो करता है हार्ट फेल्योर के और उसे ब्रेथलेसनेस भी देखने को मिलती है, उसे थकावट भी देखने को मिलती है। एंड स्टेज D जो होता है वो सबसे सीवियर फॉर्म होता है। इसमें जो हार्ट का स्ट्रक्चर होता है उसमें भी एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, साथ ही साथ हार्ट फेलियर के सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जब पेशेंट रेस्ट पे होता है उस कंडीशन में भी उसको सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एंड स्टेज D में क्या होता है, स्टेज D में मैकेनिकल, कभी कभी इतना ज़्यादा वो सीवियर हो जाता है कि उसे मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट भी देना पड़ता है, मीन्स आर्टिफिशियल उसे हार्ट की जो हार्ट का जो काम होता है उसको आर्टिफिशियली देना पड़ता है, मैकेनिकल सपोर्ट देना पड़ता है हार्ट को, ओके, ताकि जो नॉर्मल होता है बॉडी का फंक्शन वो नॉर्मल हो सके। सो ये थे इसके स्टेज, एंड अब जान लेते हैं इस चीज़ के डायग्नोसिस के बारे में कि इसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं, कैसे कंफर्म करते हैं कि किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर है। सो डायग्नोसिस में सबसे पहले पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, उसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं, उसके पास्ट के बारे में पूछते हैं, उसके प्रेजेंट फैमिली और ड्रग हिस्ट्री के बारे में हम पूछते हैं। उस पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें हमें साइनोसिस कंडीशन देखने को मिलती है। उस पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस लेवल होता है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है, वो पेशेंट थोड़ा कन्फ्यूज़ दिखता है और उसके बॉडी में एडिमा भी देखने को मिलती है। एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग भी देखने को मिलती है, ओके। और एडिमा जो होता है वो कई टाइप्स का होता है जो मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको क्लियर कर दूँगी। एंड नेक्स्ट हम पेशेंट का मॉनिटर करते हैं, हार्ट साउंड मॉनिटर करते हैं कि ऐसा कोई एब नॉर्मल हार्ट साउंड तो नहीं सुनने को मिलता है, या तो एरिथमिया की वजह से तो ये कंडीशन नहीं डेवलप हो रही है, इसे हम कंफर्म करते हैं। साथ ही साथ पेशेंट का ECG भी कराते हैं, ECG कराने के साथ इकोकार्डियोग्राफी भी कराते हैं, एंजियोग्राफी भी कराते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट कराते हैं, इसमें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का लेवल हमें पता चलता है। साथ ही साथ चेस्ट एक्सरे भी करने को एडवाइस देते हैं। सो ये सारे जो होते हैं वो डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं जिसकी वजह से हमें हार्ट फेलियर का जो डायग्नोसिस होता है वो कंफर्म हो जाता है। एंड ये था इसका डायग्नोसिस, एंड अब जानते हैं इस डिजीज़ के मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। सो मेडिकल मैनेजमेंट में हम सबसे पहले देते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स ऐसे फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में जो हमारा एक्सेसिव फ्लूइड होता है, अगर वो एक्यूमुलेट हो जाता है तो हमारे बॉडी से वो एक्सेसिव फ्लूइड को निकालते हैं, उस मेडिसिन को हम कहते हैं डायूरेटिक्स। तो पेशेंट को डायूरेटिक्स देते हैं। दूसरा हम देते हैं ACE इनहिबिटर एंड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसका फुल फॉर्म है। एंड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है, और इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसी पर्टिकुलर एंजाइम को हम इनहिबिट करा देते हैं। क्यों इनहिबिट कराते हैं, क्योंकि ये जो एंजाइम होता है वो हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, ओके। एंड अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो कहीं ना कहीं चांस होगा हार्ट फेलियर का, तो उस कंडीशन को हम लोग रोकने के लिए ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेडिसिन देते हैं पेशेंट को।
एज़ वेल एज़ कार्डियोटोनिक ड्रग्स देते हैं। कार्डियोटोनिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को एज़ वेल एज़ कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए होता है। तो उस कंडीशन में हम कार्डियोटोनिक ड्रग्स देते हैं, जिसमें डिजिटॉक्सिन सबसे मोस्ट कॉमन ड्रग्स होता है। दूसरा हम देते हैं बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर वो ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स होते हैं जो कि जो हमारे हार्ट मसल्स होते हैं या तो हमारे जो वेन्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं, उसमें जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं उसको ब्लॉक करता है। एंड बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक अगर वो करता है तो उस कंडीशन की वजह से क्या होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो कंट्रोल में रहता है। एंड अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा तो फिर हमारा जो हार्ट होगा उसके फेल होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। ऐसे ही अल्फ़ा ब्लॉकर भी देते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर होता है वो कम रहता है एंड हार्ट फेलियर होने के जो खतरे होते हैं वो कम हो जाते हैं। साथ ही साथ वेज़ोडायलेटर देते हैं। वेज़ोडायलेटर से हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है जो कोई कंस्ट्रिक्ट हो जाता है अगर, तो वो जो होता है वो डायलेट हो जाता है। ओके, सो ये सारे ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स देते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर मेडिकल मैनेजमेंट से जो डिजीज़ है वो कंट्रोल में नहीं रहती है तो हम लोग रिकमेंड करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ पेशेंट को। एंड सर्जिकल मैनेजमेंट में जो 3 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सर्जरी हैं वो है, सबसे पहला जो है वो है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी का क्या मतलब है? कोरोनरी का मतलब जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो, एंड एंजियोप्लास्टी का मतलब, प्लास्टी वर्ड यहाँ पे रिफ़र करता है सर्जिकल रिपेयर को। मीन्स जो अगर कोरोनरी आर्टरी है जहाँ पे अगर प्लाक का डिपोजिशन हो गया है फॉर एग्जांपल, तो इस सर्जरी में हम लोग एक बैलून के थ्रू इस पर्टिकुलर कोरोनरी आर्टरी में स्टेंट का प्लेसमेंट करते हैं। स्टेंट प्लेसमेंट की वजह से अगर यहाँ पे जो ब्लॉकेज है वो थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, एंड ऊपर की तरफ अगर वो शिफ्ट हो जाता है जो ब्लड होता है वो नॉर्मल अपना फ्लो करने लगता है इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ आर्टरी से। सो इस सर्जरी में हम जो पेशेंट होता है उसको काफ़ी रिलीफ होता है इस सर्जरी से, एंड उसको हार्ट फेलियर होने के खतरे भी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट सर्जरी आती है कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। इसमें हम क्या करते हैं, एरोटा को किसी पर्टिकुलर आर्टरी से कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि एरोटा के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फ्लो करता है, एंड जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ आर्टरी से कनेक्ट कर देते हैं, एंड फिर जो होता है वो नॉर्मल ब्लड फ्लो करने लगता है पेशेंट की बॉडी में। थर्ड, अगर ये जो 2 सर्जरी होती हैं उससे अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होता है तो फिर लास्ट जो सर्जरी है वो है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। अगर पेशेंट का हार्ट एकदम डैमेज हो गया है, मीन्स एकदम वर्क नहीं कर रहा है, वीक हो गया है, तो फिर सीवियर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आप लोगों को अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। सो बाय एंड टेक केयर।